हिंदी के अखबार जो हैं वो किस तरह की चीज़ें छाप रहे हैं? आपके हाथ में जब हिंदी का अखबार आता है तो आपका क्या मन करता है? पहला मन करता है शर्म से सिर झुका लूँ और उसको परे रख दूँ, लेकिन फिर कलेजे पर पत्थर रख के पढ़ती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि उसमें एक तो बेपनाह गलतियाँ, पुरानी एडिटर हूँ क्या करूँ, बेपनाह गलतियाँ फैक्चुअल भी और भाषा की भी। जो खुलापन पूरे देश में समाज के बीच में था, जो खुलापन पूरे देश में मीडिया और हुक्मरानों के बीच में था, वो खुलापन ख़त्म हो गया है। उसकी जगह एक तरफ बेपनाह डर और दूसरी तरफ बेपनाह ताकत का एहसास और अहंकार ये बैठ गया है। तो अब बातचीत कैसे हो, और मीडिया तो बातचीत पर ही टिकी है, उसी से निकलती है। बातचीत बंद हो जाएगी तो आप गार्बेज छापेंगे, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। लेकिन ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कि जेल में रह आए हैं, तिहाड़ जैसी जेल में रह आए हैं, और लेकिन आज मीडिया में उच्च शीर्षस्थ पदों पर हैं। गुनाह प्रमाणित हो चुका है, चार्जशीट बन चुकी है, उनको जेल भेजा गया है, लेकिन आज एकदम से अचानक गंगा नहा करके और तिलक लगा करके वो हमारे सामने शीर्ष लोगों में शामिल हैं। इसी तरह से बहुत सारी यंग लड़कियां हैं जो कि हलफिया तौर से कहती हैं कि हाँ हाँ वो तो हमारे पिता स्वरूप है, हम तो उनके चरणोदक का पान कर सकते हैं, ये है वो है। ये एक तरह का नाटक है जो मैंने कहा कि मुझे बार बार लगता है कि हम एक सर्कस में तब्दील होते जा रहे हैं, जिसमें हर गुलाटी बड़ी सायास खाई जा रही है और उसको बड़ी तरह से प्री प्रिपेयर्ड किस्म से तैयार किया गया है। और इससे देखने वालों का मनोरंजन, सतही मनोरंजन भले ही हो जाए, लेकिन साथ में ले जाने को या दिमागी खुराक की बतौर उनको कुछ हासिल होने वाला, क्योंकि ये पैशन अगर हो कि हम लोगों तक बात पहुंचाएं, ये आत्मा है इस मीडियम, चाहे मीडियम कुछ भी हो जाए, चाहे डिजिटल हो, नॉन डिजिटल हो, प्रिंट हो या जो भी हो, लेकिन अगर लोगों तक आप एक बढ़िया नैरेटिव रच के एक सुंदर और ज़रूरी बात पहुंचा सकते हैं, ये ताकत आपको भगवान ने दी हुई है और उसको आपने प्रोफेशनली मांझा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है नाम होने से। लेकिन ये ज़रूर है कि इसके लिए धीरज बहुत चाहिए और हर तरह के अलल टप्पू लोगों से सामना होगा, हर तरह की राजनीतिक प्रताड़ना सहनी पड़ेगी, हर तरह की अड़ंगी लगेंगी, लेकिन वो फिर मैं सोचती हूँ किस जॉब में नहीं लगते। सन 2026 अब देखिए क्या है कि हिंदी का अखबार बिक भी खूब रहा है और हिंदी के कुछ ऐसे अखबार हैं जो शायद इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार हैं। क्या ये कहना सही होगा? सही है, क्योंकि हिंदी के कुछ अखबार हैं जिनके कि 50 और या 52 तक एडिशंस हैं और इतने उनकी पूछ और इतने, क्योंकि आजकल अब ये चलन हो गया है कि लोग सिर्फ डेटा देखते हैं। आप कह दीजिए कि हमारा अखबार इतना मिलियन बिकता है, देयर इज डेटा टू प्रूव इट। अंदाजन कितना छपता है हिंदी का सबसे बड़ा अखबार कोई आज कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हेर फेर होते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनके कम से कम 51 मिलियन तो होंगे ही। और आप ये कह रही हैं कि हिंदी का अखबार जो है वो भारत की तमाम भाषाओं जिनमें कि अंग्रेजी भी शामिल है उन सबसे ज़्यादा बिकता है? जी, उसकी सीधी गणितीय वजह ये है कि बाकी भाषाएं एक एक प्रांत में बोली जाती हैं, अंग्रेज़ी बोली जाती है लेकिन पढ़ी लिखी बहुत कम लोगों द्वारा जाती है हर एक प्रांत में, तो इसलिए हिंदी जो है वो 11 राज्यों की भाषा है। इन 11 राज्यों में आप ये मान के चलिए कि 90% जनता सरकारी स्कूलों में पढ़ी लिखी है और इसलिए वहाँ की भाषा हिंदी ही है, तो इसलिए वो हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि वो देश प्रेमी ज़्यादा हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि उनको हिंदी ज़्यादा अच्छी तरह से आती है, अंग्रेज़ी कम आती है। तो मैं अब आपसे एक वो सवाल कर लेता हूँ जो मेरे मन में बहुत पहले था, और मैंने कहा इस सवाल का भी एक वक्त आएगा, और वो वक्त ये है कि हिंदी पत्रकारिता जी आज के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी साहित्यकार, हिंदी के पत्रकार जो पुराने रहे आपके ज़माने के, वो शिकायत करते हैं कि अखबारों में जो छप रहा है वो इतना अपठनीय है, मतलब कि जिसको पढ़ा जाना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि सनसनीखेज समाचार हैं, सरकारी इश्तिहार हैं, सरकार की चापलूसी भी है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, मतलब राज्य में भी तो अलग अलग सरकारें होती हैं ना, इसलिए उस हिसाब से अखबार चलते हैं। और आखिरी बात उसमें यह है कि हिंदी का अखबार सांप्रदायिक भी होता जा रहा है, यानी हिंदी का अखबार अब बाकायदगी से हिंदू मुसलमान करता है जी। एक जेनरिक लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। आप किस हद तक सहमत है इस बात से?
मैं इस बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। एक बार मैंने कॉमरेड किशन सिंह सुरजीत जी से कहा था कि आप लोगों को थोड़ी सी सुध इस बात की लेनी चाहिए कि युवा आप लोगों से बिछड़ रहा है और उसकी बड़ी वजह यह है कि आप लोग या सिर्फ अंग्रेज़ी को या बंगाली को या मलयालम को तवज्जो देते हैं, जबकि देश का 90% युवा ये भाषाएं नहीं जानता है। हिंदी को आप लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। एक ज़माना था जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्रवेश करने का मतलब था कि थोड़ा आप लेफ़्ट लीनिंग हो जाएंगे, लेकिन आज आप देखिए कि स्टूडेंट्स धीरे धीरे सब राइट लीनिंग हो रहे हैं। वजह यह है कि जिस भाषा को आप निगलेक्ट कर रहे हैं, राइट विंग बीजेपी उसको तवज्जो लगातार दे रही है, आज से नहीं तब से, जब से कि उसका पहल जनता पार्टी के साथ शासन हुआ था और अडवाणी जी INB मिनिस्टर बने थे। वो बहुत सूझबूझ वाले समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने भांप लिया था कि गांधी सही कहते थे। गांधी का वो जितना विरोध करे भाजपा, अंतर्मन में वो जानती है कि वो बूढ़ा सही था, कि हिंदी जो है वो आवाम की भाषा है। कम से कम उत्तर भारत के जो इतना बड़ा स्प्रेड है, इसको अगर आपने भरोसे में लेना हो और उसके विचारों को प्रभावित करना हो तो आपको हिंदी को पकड़े बिना नहीं होगा। उन्होंने तब से अपने ऐसे लोग तैयार किए, डेस्क लेवल से लेके संपादकीय लेवल तक ऐसे लोग तैयार किए जो हिंदी बोलने में लिखने में सक्षम हों, और फिर उनको अपनी विचारधारा से प्रेरित किया, उनको अपना हिस्टोरिकल नैरेटिव बिल्ड करने की प्रेरणा दी और उकसाया। ये कैसे हुआ आज मैं जानना चाहता हूँ। रातों रात नहीं हुआ। हिंदी पत्रकारिता की इतनी दयनीय स्थिति, क्या कह सकते हैं दयनीय स्थिति, मैं तो आपकी इजाजत चाहता हूँ कहने की, खराब हालत है। हाँ, दयनीय तो मैं एकदम नहीं कहूँगी, इतनी लॉयल्टी अभी बाकी है। बहरहाल मैं कहूँगी कि थोड़ी सी चिंतित करने वाली स्थिति है। वो चिंतित क्यों करती है, मैं तो आप इसे समझना चाहता हूँ। जी, चिंतित इसलिए करती है कि हिंदी में आज भी ताकत है। हिंदी के कुछ यंग युवा कवियों को अगर आप पढ़िए, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, गद्यकार कहानियाँ लिख रहे हैं बहुत अच्छी। आप पॉडकास्टर्स में अब जैसे रवीश कुमार हैं, उनको सुन लीजिए, हिंदी का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। सौरभ द्विवेदी हैं लल्लन टॉप में जो पहले थे, वो हिंदी का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये उस मेन स्ट्रीम में नहीं है जो कि आप्लावित कर रहा है। एक तो ये होता है कि बगल में एक पतली सी धारा बह रही है, और एक ये है कि जो एक मेन नदी है जो सबको फ्लड कर रही है। वो फ्लड करने वाली जो नदी है वो एक बेतरह मटमैली हो चुकी है। तो कभी कभी लोग सैर करने टहलने के लिए इस साफ सुथरी कनाल की ओर चले आते हैं, लेकिन लौट करके उनको अपने खेतों को पानी इसी से देना है। अरे क्या उम्दा बात है, अपने बात कही। मुझे थोड़ा सा जरा समझाइए कि, और थोड़ा सा बताइए कि जैसे मैंने एक बात कही जी, कि एक बड़ी तादाद में जो हिंदी का अखबार है वो अब मुसलमान भी बहुत पढ़ता है। उसकी वजह है कि वो उर्दू का अखबार नहीं पढ़ता, इसलिए वो उर्दू तो उसको आती नहीं। उर्दू तो अब उसके बच्चों को नहीं आती। वो तो पीढ़ियां निकल गई। उर्दू तो पढ़ने वाले लोग कम रह गए हैं, बहुत कम गिनती की तादाद है। ये और बात है कि उर्दू का शौक है या उर्दू का फैशन अलग चलता है। खैर, बात यह है कि एक बड़ी तादाद मुसलमान हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन उसको भी वो सांप्रदायिक जो उसमें छपी हुई चीजें होती हैं वो सब पढ़नी होती हैं और देखना होता है, और दिल पे पत्थर रख कर रह जाता है। जी नहीं, मैं बिल्कुल उनके उससे सहमत हूँ, उनके विचारों से सहमत हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो अंदर का जो एक वैमनस्य है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक राष्ट्र के अंदर जरासीम की तरह पलती रहती हैं, लेकिन जब तक राष्ट्र स्वस्थ रहता है वो जरासीम हावी नहीं होते हैं। आपका इम्यून ऑर्डर उसको रोक के रखता है। जब इम्यूनिटी ब्रेक डाउन कर जाती है तो डॉक्टर भी आपसे बताते हैं कि इम्यूनिटी ब्रेक डाउन कर जाए तो शरीर के कोशा ही कोशा से लड़ने लगते हैं। बिल्कुल यही चीज़ मीडिया में भी होती है कि या देश में भी होती है कि एक इम्यूनिटी थी जो गांधी ने हम लोगों को दी थी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, दोनों ही मिल करके रहते हैं और हमारी जो पद्धति है उसमें दोनों को ही रहने का समान रूप से अधिकार है। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हिंदू लोग राम का नाम न लें या मुसलमान अजान न दें, बल्कि उन्होंने अपने भजन जो शुरू किए, प्रार्थना जो भजन शुरू किए, उसकी भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। वो ये कि उनको
जैसे उन्होंने ये बात पकड़ी थी कि हिंदी जो है वो अवाम की आम भाषा है, हिंदुस्तानी कहिए, अवाम की आम भाषा है जिसे हिंदू मुसलमान दोनों समझते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये पकड़ी कि म्यूज़िक भारत की आत्मा को जोड़ता है और इस तरह से जोड़ता है जिससे और कोई चीज़ नहीं जोड़ती है। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना सभा का सिलसिला शुरू किया अपनी। जैसे आज भी आप देखिए कि कहीं भी कोई इलेक्टोरल रैली हो, सबसे पहले म्यूजिक होता है, गाना बजाना। ये बात और दीगर है कि वो किस तरह का गाना बजाना होता है, डीजे आ जाता है, डीजे पीजे जो भी आता है, लेकिन बहरहाल गाने से ही शुरुआत होती है। तो बात कर रहे थे ये अखबारों की। आज हिंदी के अखबार जो हैं वो किस तरह की चीजें छाप रहे हैं? आपके हाथ में जब हिंदी का अखबार आता है तो आपका क्या मन करता है? पहला मन करता है शर्म से सिर झुका लूं और उसको परे रख दूं, लेकिन फिर कलेजे पर पत्थर रख के पढ़ती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि उसमें एक तो बेपनाह गलतियाँ, पुरानी एडिटर हूँ क्या करूँ, बेपनाह गलतियाँ फैक्चुअल भी और भाषा की भी, प्रूफ रीडिंग की एरर्स हैं। इतना सोफिस्टिकेटेड आपके पास सारी चीज़ है, फिर भी आपके पास प्रूफ रीडर हमारे ज़माने में प्रूफ रीडर हुआ करते थे कुछ पुराने खुर्राट किस्म के मुंशी जी और पंडित जी टाइप, बाहर बैठे रहते थे संपादक के कमरे के, एक एक गैली को पढ़ते थे और जिस गैली में हमारा रेड लगाना छूट जाता था उसको भी करेक्ट करके फिर ला के दिखाते थे हर ईसाई से कि ये आपसे छूट गया था। तो ये जो खुलापन था ना, ये खुलापन पूरे एडिटोरियल स्टाफ के बीच जो था, जो खुलापन पूरे देश में समाज के बीच में था, जो खुलापन पूरे देश में मीडिया और हुक्मरानों के बीच में था, वो खुलापन ख़त्म हो गया है। उसकी जगह एक तरफ बेपनाह डर और दूसरी तरफ बेपनाह ताकत का एहसास और अहंकार ये बैठ गया है। तो अब बातचीत कैसे हो, और मीडिया तो बातचीत पर ही टिकी है, उसी से निकलती है। बातचीत बंद हो जाएगी तो आप गार्बेज छापेंगे, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। मृणाल पांडे का जो व्यक्तित्व है वो मैंने पहले इसका जिक्र किया था, वो पता नहीं कहाँ कहाँ है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या उसमें विस्तार है, वसअत है, फैलाव है। उसमें एक ये भी है कि आपने बाकायदगी से म्यूज़िक की तालीम ली, शिक्षा, और वो भी जिसको कहते हैं ना शास्त्रीय संगीत, और ऐसा वैसा नहीं, मतलब काफ़ी साल सीखा। मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मृणाल पांडे को लोग जानते हैं कि लेखिका के रूप में। अंग्रेजी में आपकी बहुत सारी किताबें हैं, अंग्रेजी में आपके नॉवल भी हैं, हिंदी में आपके नॉवल में, हिंदी में कथाएं हैं, फिर इसके बाद में पत्रकारिता पे तो सीधी सी बात है आपके एक स्तंभ के रूप में देखा जाता है और जगह जगह जिक्र होता है आपका। ये संगीत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था? संगीत का सिलसिला मेरे जन्म से ही शुरू हो गया था। मेरी माँ बहुत संगीत की मर्मज्ञ भी थी और उनको बहुत बेइंतहा शौक था। माँ का मतलब है शिवानी। शिवानी पढ़ी थी शांति निकेतन में, कला भवन में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, जहाँ उनको बंगाल के मशहूर कीर्तनकारों से और संगीतकारों की संगति से म्यूज़िक सीखने का मौका मिला। उनके पिता उस ज़माने में रामपुर रियासत के दीवान थे। रामपुर सहसवान घराना इतना मशहूर था। जब छुट्टियों में घर जाती थी तो वहाँ भी उस्तादों से उनको तालीम मिलती थी, बंदिशें, एक से एक बंदिशें। ये मुस्तफ़ा खां साहब वगैरह, गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब और हफीज़ अहमद खां साहब जो ऑल इंडिया रेडियो के चीफ प्रोड्यूसर, ये उसी घराने के हैं। उसी घराने की हैं। बल्कि एक गायिका थी, मेरी माँ कहती थी कि उनको बहुत कम लोगों ने सुना है, मैनाबाई। तो वो उनका कहना था कि बुंदेलखंडी एक लेद करके पुरानी परंपरा थी वो, और उनकी जो बंदिश की ठुमरियाँ थीं वो अपनी जगह बेजोड़ थीं। तो मेरी माँ के पास बड़ी कुछ रेयर गायकी के नमूने थे। रागधानी वो गाया करती थी। देखी ऐसी कामिनियाँ, जादू भरी चितवन मनु बस कर ली लो। तो बचपन से ही हम लोग म्यूज़िक के माहौल में बड़े हुए। उनकी बहुत इच्छा थी कि हम 3 बहनें थीं कि मेरी तीनों बेटियाँ संगीत सीखें। तो मेरी बड़ी बहन ने कहा कि मैं तो स्कूल से, उसको गाती बहुत सुंदर थी, उसने कहा मैं बीए में भी संगीत लूँगी और संगीत की डिग्री जो है विशारद के बराबर होती है। तो मेरी माँ संतुष्ट हुई। फिर मेरी तरफ देखा गया तो मैंने कहा नहीं, मुझे संस्कृत पढ़ना है क्योंकि मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो फिर बिना उसकी आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री समझ नहीं आएगी। तो मैं तो एक तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, एक संस्कृत और एक अंग्रेज़ी। तो मेरी माँ बोली कि मैं म्यूज़िक का क्या होगा? मैंने कहा सुनती रहूँगी, तुम लोगों को। बड़ी बहन सुबह रियाज़ करती थी तो सुना बहुत। लेकिन जब शादी के बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ, मेरी मुलाकात हुई आगरा घराने की मशहूर सिंगर थी उस ज़माने में, दीपाली नाग। उन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से सीखा था, तालीम ली थी, और उन्होंने मुझे अपने पास रखा। 2 साल की शागिर्द रही मैं।
और जब फिर हम भोपाल जाने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम छोड़ना नहीं, तुम में बहुत पैशन है म्यूज़िक के लिए, तुम मेरे दोस्त हैं रामदास मुंगरे जी, उनसे सीखना है, इंदौर घराने के हैं। फिर 2-3 साल मुंगरे साहब ने मुझे अपनी बिल्कुल बच्ची की तरह तालीम दी। फिर जब हम वहाँ से वापस दिल्ली आने लगे तो उन्होंने कहा कि देखो वामन राव ठकार जी के सुपुत्र वतन ठकार है, मेरे दोस्त हैं, मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ और तुम उनके पास चली जाओ, गांधर्व विद्यालय में सिखाते हैं, तुमको ले लेंगे। तो फिर मैंने गांधर्व विद्यालय में भी सीखा। इस बीच में मैंने संगीत की परीक्षाएं भी अलग से दी, पास बच्चों के साथ बैठ करके, और वो पास की, ताकि थोड़ा शास्त्र भी आ जाए। मैं जरा समझना चाहता हूँ, आपने कॉन्सर्ट नहीं किए कभी? नहीं, कॉन्सर्ट नहीं किया। आपने लोगों के सामने परफॉर्म भी नहीं किया? इच्छा ही नहीं। मैं आई एम बेसिकली नॉट ए परफॉर्मर, आई एम बेसिकली अ राइटर एंड माई परफॉर्मेंस इज़ माई राइटिंग। और बल्कि ठकार साहब को इस चीज़ का बहुत अफसोस था कि मैंने AIR का ऑडिशन नहीं दिया। वो हमेशा मुझसे कहते थे कि एक बार आप दे दीजिए, कागज़ भी लाए। क्लासिकल म्यूजिक वाला ऑडिशन? क्लासिकल म्यूजिक का ऑडिशन। बोले कि मैं कागज़ भी ले आए हूँ, आप बस फॉर्म भर के दे दीजिए, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो मैंने कहा सुनिए, आप खुद भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट क्यों हैं, आप तो वामन राव ठकार के बेटे हैं। बोले कि इसीलिए मैं ऑडिशन नहीं क्यों दूँ। तो मैंने कहा जो गुरु नहीं देगा तो चेली क्यों देगी, मैं भी नहीं दूंगी। तो बड़ी जोरों से हंसे। एक राज की बात बता दीजिए, कहीं तो गाती होंगी आप? नहीं, मैं अपने घर में जब रियाज करती थी, मेरे बच्चों को याद है, बल्कि हमेशा वो कहते कि हमारी सुबह तुम्हारी अलैया बिलावल से थोड़ी से शुरू होती थी, और वो उनको याद है। पर मैं कभी किसी के सामने इस तरह से इच्छा ही नहीं, अंतः प्रेरणा ही नहीं। लोग मतलब लेकिन ये दुनिया इतनी अद्भुत है, म्यूज़िक की दुनिया में। सच कहूँ कि मेरा सारा टेंशन, मेरा सारा जितना भी मन में बोझ होता था, ये सारी उठापटक और ये सब, उस सब का थोड़ी देर के लिए बिल्कुल जैसे स्थिर हो के बिला जाए। दिस वॉज माई बिगेस्ट सैनिटी, प्रूफ ऑफ सैनिटी। It helped me stay safe. आपने कहा कि परफॉर्म नहीं किया वगैरह वगैरह, माफ़ कीजिएगा, मैं आपके सामने कई ऐसी मिसालें पेश कर सकता हूँ जिसमें ये निकल के आएगा कि मृणाल पांडे गजब की परफॉर्मर रही हैं। अब जैसे क्या है कि अब सोचिए, आप अखबार के एडिटर रही, वो भी हिंदुस्तान, जी जी, दैनिक हिंदुस्तान, अपने वक्त का बड़ा अखबार, आज भी बड़ा अखबार है। इसके अलावा और बहुत सारे आपने काम किए, और लोगों ने आपको एक राइटर की शक्ल में बड़ी सीरियसली लिया। लेकिन जब टेलीविज़न का दौर आता है, आप एंकर बन जाती है हिंदी की, हाँ, और खबरें पढ़ती हैं। अब ये परफॉर्मेंस तो है, मेकअप भी करना पड़ता है, साड़ियाँ भी पहननी पड़ती हैं। हाँ, वो ठीक है, पर वो B लेवल का परफॉर्मेंस है। मैंने उसके लिए आपकी आत्मा और शरीर दोनों उसकी गिरफ्त में नहीं रहते हैं। ये कैसे हुआ वैसे, बाय द वे, किस तरह से मुमकिन हुआ? ये मुमकिन ने आपसे बात की? एक्चुअली मैं जब ये साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हुआ 1996 के लगभग की बात है, और उस वक्त बाबरी मस्जिद भी गिरी थी, और ये तो कुछ दिन के लिए मेरा मन बड़ा उचाट सा हो गया। तो मैं जाके प्रणय रॉय से मिली, तब वो स्टार के अधीन था NDTV। तो रतिकांत बासु से भी मिलवाया, और दोनों ने बहुत खुशी खुशी से मुझे ले लिया। करीब 2.5-3 साल मैं वहाँ रही। लेकिन मुझे कुछ वहाँ भी यही महसूस होता था कि हिंदी को कमतर दर, जितना हिंदी का हो सकता है उससे कमतर, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा दर्जा दिया गया था। पर्सनली मुझे बहुत सम्मान, बहुत प्यार और बहुत अच्छी तरह से रखा गया था। लेकिन मैं देखती थी कि टीम के लिए वो भावना नहीं थी, और ये टीम के लिए ये थी कि ये अंग्रेज़ी का भी संभाल लेंगे, हिंदी का भी संभाल लेंगे। जबकि अंग्रेज़ी की टीम ऑटो क्यू तक चलाने से इनकार कर देती थी हिंदी का, कि हम हिंदी के अक्षर ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं, हमको हिंदी के अंक समझ में नहीं आते हैं। तो मुझे लगा कि ये गलत बात है। मैंने उनसे कहा कि आप 2 टीमें बनाइए फिर अलग बिल्कुल, और एक स्वायत्तता हिंदी को दीजिए। फिर वही स्वायत्तता के सवाल। तो अब ये भी है कि आर्थिक इसके वो होते हैं, पहलू भी होते हैं। हाँ, वो तो हाँ, तो फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कर्कश होने से बेहतर है कि चुपचाप। फिर मैं वापस गई उनके पास, शोभना जी के पास। तो मैंने उनसे, हाँ, तो मैंने कहा शोभना जी ऐसा है कि मैं 2-3 साल तो वहाँ रह ली, अब मैं चाहती हूँ मैं प्रिंट में वापस आ जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा। तो बोले कि हाँ आप आ जाइए, मुझे भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो एडिटर हैं हिंदी दैनिक के, बहुत गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं, और वो लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो चला पाएंगे अखबार। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं वहाँ आ गई। अच्छा, वापस आपने, ये मैं भूल गया बात कि आपने दोबारा ज्वाइन किया? जी, वही मैं आपको बार बार बताना, जब मुझे खींच रहे थे बछड़े की तरह कि नहीं आप NDTV, तो ये सैंडविच जैसा हुआ, और इसने मुझे पत्रकारिता को नई तरह से देखना सिखाया।
क्योंकि इसने मुझे ये दिखाया है कि जो नया हमारा पाठक वर्ग तैयार हो रहा है वो टीवी से हमको मिल रहा है। हम टीवी को नहीं दे रहे हैं पाठक वर्ग हमको टीवी से मिल रहा है, इसलिए उसको छोटी स्टोरीज चाहिए, उसको उसके साथ विजुअल्स अच्छे चाहिए, उसको अट्रैक्टिव कलर्स चाहिए। अब ये मुझे बता दीजिए कि वो आपने एनडीटीवी देखा उस ज़माने में, 1996 के ज़माने की बात कर रही हैं, स्टार टीवी पे आता था। और मैंने आपको राज की एक बात और नहीं बताई कि उस ज़माने में मैं भी दिल्ली आया हुआ था हिंदी टेलीविज़न करने के लिए। वो हिंदी टेलीविज़न बीबीसी का था, लेकिन वो जो हिंदुस्तान टाइम्स ने एक चैनल शुरू कर रखी थी, होम टीवी। हाँ, होम टीवी पे वो आधे घंटे का बुलेटिन दिखाया जाता था, जिसमें हम लोग भी आपसे टक्कर लेने की कोशिश करते थे। खैर बहरहाल वो हो गई कहानी अलग। सोचिए ये 90s का वो दौर है, हम सब एक तरह से स्टूडेंट्स हैं इस मीडिया का जो एक्सपेंशन हुआ है, हम और आप गवाह हैं उसके। हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। हमने देखा कैसे एसपी सिंह ने पहला प्रोग्राम शुरू किया, एसपी सिंह ने कैसा आखिरी प्रोग्राम किया, वो भी हमने सबने देखा। जी, यहाँ पे बात यह आ जाती कि ये वो वहां से ख्वाब लेके जो निकले थे कि टेलीविजन ऐसा होगा वैसा होगा, बड़े एम्बिशियस लेवल पे। आज अब हिंदुस्तान के टेलीविजन चैनल्स की हालत देखती हैं तो क्या पाती हैं? वही बहुत दुख होता है, क्योंकि एनडीटीवी जैसा भी था, जो भी था, इनसे बहुत ऊंचा खत रखता था। इसी तरह से आज तक जो एसपी का था बहुत बढ़िया चैनल हुआ करता था। बल्कि आशुतोष मेरे साथ था साप्ताहिक हिंदुस्तान में, तो जब साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हुआ और मैं इधर आई तो उसने मुझसे कहा, मृणाल जी मेरा दिल प्रिंट में नहीं लग रहा, मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने एसपी से बात की, मैंने कहा भी बंदा बहुत अच्छा, बहुत नेक, बहुत ईमानदार है, पैशनेट है खबरों के बारे में। बोले हाँ भेज दीजिए मेरे पास। उसको भेजा, फिर उसने पलट के पीछे नहीं देखा, और एसपी ने भी उसको बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से रखा। तो ये होता है कि एज एन एडिटर आप एक एक्यूमेन विकसित कर लेते हैं देखने को कि कौन नकली है और कौन असली है, तो और कौन अंदर से खरा हीरा है और बाहर से कांच दिखता है, और कौन बाहर से हीरा दिखता है भीतर से सिर्फ कांच और बुरादा है। प्रॉब्लम क्या है आज टीवी चैनल्स की, खासतौर पे हिंदी टीवी चैनल्स की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सरकार उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है और वॉच करती है। जो अंग्रेज़ी अखबारों की 1940 के आसपास जो स्थिति थी वो आज हिंदी अखबारों की है, क्योंकि उनके चप्पे चप्पे पर, उनके एक एक व्यक्ति पर नज़र रखी जाती है। और यही नहीं, कई बार ये भी सुनने में आता है, अब मैं चूँकि बॉल गेम के बाहर हूँ, मैं पक्की तस्दीक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये कि व्यक्तिशः लोग रखवाए जाते हैं वहाँ पर, जो कि उनकी कहीं भी जो ऊपर से आदेश आते हैं उनका अक्षरशः पालन कराएं। इसके अलावा मैंने ये भी देखा, मैं समझना चाह रहा हूँ, मतलब जो सुना है आपने, अभी मैं समझ रहा हूँ आप कह रही है, आप तस्दीक नहीं कर सकती, पुष्टि नहीं कर सकती, लेकिन ये कि कुछ ऐसे लोग सरकार के इशारे पे रखे जाते हैं चैनल्स में जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हों। जी बिल्कुल है, और इसकी प्रमाण है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ इस उम्र में आके, क्यों बेकार अपने से ही युवा लोगों के बदनामी करूँ, लेकिन ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कि जेल में रह आए हैं, तिहाड़ जैसी जेल में रह आए हैं, और लेकिन आज मीडिया में उच्च शीर्षस्थ पदों पर हैं। गुनाह प्रमाणित हो चुका है, चार्जशीट बन चुकी है, उनको जेल भेजा गया है, लेकिन आज एकदम से अचानक गंगा नहा करके और तिलक लगा करके वो हमारे सामने शीर्ष लोगों में शामिल हैं। इसी तरह से बहुत सारी यंग लड़कियां हैं जो कि हलफिया तौर से कहती हैं कि हाँ हाँ वो तो हमारे पिता स्वरूप हैं, हम तो उनके चरणोदक का पान कर सकते हैं, ये है वो है। लेकिन मुझे लगता है ये सब नाटक है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के मन में ऐसी भावना अब स्वतः नहीं आती है। ये एक तरह का नाटक है, जो मैंने कहा कि मुझे बार बार लगता है कि हम एक सर्कस में तब्दील होते जा रहे हैं, जिसमें हर गुलाटी बड़ी सायास खाई जा रही है और उसको बड़ी तरह से प्री प्रिपेयर्ड किस्म से तैयार किया गया है। और इससे देखने वालों का मनोरंजन, सतही मनोरंजन भले ही हो जाए, लेकिन साथ में ले जाने को या दिमागी खुराक की बतौर उनको कुछ हासिल होने वाला मतलब ये टीवी चैनल्स, खासतौर पे हिंदी टीवी चैनल्स की बात कर रही हैं, सर्कस बनते आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा उनके डिफेंस में कहूँगा कि देखिए क्या है कि प्रेशर्स हैं उन पे। अब बजाय इसके हम पत्रकारों को क्रिटिसाइज करें या कुछ और बात कहें, तो हमको लगता है कि मालिकान कुछ ऐसा चाहते हैं। दूसरी बात ये कि एक फाइनेंशियल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि भाई पैसा कमाना है, लगातार पैसा कमाना है, किसी भी तरह से पैसा कमाइए। तीसरी बात ये कि सरकार का अंकुश भी है, जो आपने खुद ही इशारा किया। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि टेलीविज़न चैनल्स का हमने जिक्र कर दिया और मैंने ये वादा किया था शुरू में कि हम एक एक चीज़ की तरफ आएंगे ज़रूर। और वो ये है कि मृणाल पांडे ये सब करने के बाद में प्रसार भारती बोर्ड की चेयरपर्सन बनती हैं। ये वो प्रसार भारती है जिसके
अंतर ये आते हैं रेडियो टेलीविज़न यानी कि जी, आकाशवाणी जी, और ऑल इंडिया रेडियो है ना, ये डिपार्टमेंट आते हैं। और जिस डीजी और जो होता है ऑल इंडिया रेडियो का, जब मैंने एक प्रोग्राम एग्जेक्टिव की हैसियत से ज्वाइन किया था आकाशवाणी में, तो ये होता था सपना तो डीजी बनने का होता था। तो सोचिए डीजी दूरदर्शन का भी और आकाशवाणी का भी, वो सब आपके अंडर में आते थे और आपने काम किया। और दिलचस्प बात यह है कि सन 2014 में आपका कार्यकाल पूरा हो गया जी, 4 साल काम किया आपने जी। वो पीरियड जो था वो भी सरकार के लिए काम करने वाला था। मैं अब आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि आप बिल्कुल, ये सरकारी प्रोपेगेंडा तो आपने भी किया है? प्रोपेगेंडा मैंने नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर था कि मैं कोशिश करती रही कि जो मशीनरी है वो ज़्यादा प्रोफेशनल बने, क्योंकि अगर प्रोफेशनल हो जाती है मशीनरी तो प्रोपेगेंडा भी एक लेवल से आगे नहीं जा पाता है। लेकिन प्रोफेशनल करने के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन शुरू से 1997 से 2014 तक यही रही कि स्वायत्तता या ऑटोनॉमी जो प्रॉमिस की गई थी मूल ब्रॉडकास्ट बिल में, 3-4 रिपोर्टों के उकसावे के बावजूद वो ऑटोनॉमी नहीं मिली। उसकी मुख्य वजह यह है कि जो 3/4 इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जो 3/4 बजट है वो दूरदर्शन और AIR के लिए होता है। और अगर फाइनेंशियली और अपॉइंटमेंट की दृष्टि से वो सारा का सारा काम प्रसार भारती का बोर्ड ले लेगा तो फिर मंत्रालय के बैठ के मटर छिलेगा। तो इसलिए एक अकथित किस्म का खिंचाव हमेशा मंत्रालय की तरफ से रहा है कि इसको हाथ से न जाने दिया जाए। तो जैसे पंचायतों में एक सरकारी प्रतिनिधि बिठाया गया है जो कई बार लोगों का कहना है कि ज़्यादा तय करता है मामले निस्बत बाकी पंचों के, उसी तरह से प्रसार भारती बोर्ड में भी एक एक्स ऑफिशियो एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति होता है मंत्रालय की तरफ से, और पाई का हिसाब प्रसार भारती को मंत्रालय को देना होता है और पाई खर्च करने के लिए मंत्रालय से पूछना होता है। कोई भी संपत्ति अभी तक जो उसको दे दी जानी चाहिए थी, इतनी संपत्ति रेलवेज के बाद इतनी अधिक संपत्ति किसी और बोर्ड के पास या किसी और संस्थान के पास नहीं है जितनी प्रसार भारती के पास है। हर शहर में बड़े बड़े स्टूडियोज़, हर शहर में बड़े बड़े रिहायशी इलाके, अल्मोड़ा तक में जाके देख लीजिए, छोटा सा शहर है, ह्यूज स्टूडियोज़। गुवाहाटी में देख लीजिए, ह्यूज स्टूडियो, रिहायशी इलाके। दिल्ली में करीब 250-300 करीब इनके फ्लैट्स हैं रहने वाले, जो यूनिवर्सिटी के सामने खाली पड़े हैं क्योंकि स्टाफ छठे वेतन आयोग के बाद अपने फ्लैट उसने लोन लेकर के ख़रीद लिए हैं वहाँ रहने में, और वो सब भाएं कर रहे हैं। लेकिन मंत्रालय को जब बोर्ड ने ये सलाह दी कि आप इन फ्लैट्स को बेच दीजिए या यूनिवर्सिटी को लीज़ पर दे दीजिए या किराए पर इसको किसी बैंक को दे दीजिए, तो मंत्रालय ने कहा ये आप लोगों का काम नहीं, ये हमारे अधीन है, हम जब जो सही समझेंगे वो करेंगे। तो अगर बोर्ड के हाथ में ये तय करना नहीं है कि उसकी परिसंपत्तियों से किस तरह से पैसा पैदा किया जाए, तो जाहिर है फिर उसकी पूरी निर्भरता रहेगी जो सरकार से अनुदान मिलता है उस पर। मैं ये समझना चाहता हूँ और अगर सरकारी अनुदान उसको पाना है बराए दस्तूर, तो फिर वो सरकार के विरुद्ध कुछ भी काम नहीं करेगा, ये भी तय है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है, ईमानदारी की बात यह है कि इसलिए कि वो किसी भी सरकार के कब्जे में हो, लेकिन आज उसका बुरा हाल है। बुरा हाल इसलिए कि वहाँ पे काम करने वाले हैं, हमारे सब दोस्त हैं, बड़े प्यारे पुराने, अभी भी कुछ रह गए हैं, और दोस्त नहीं है तो कुछ ऐसे हैं जो हो सकता है हमारे शिष्य हों या जिन्होंने हमारे ज़माने में रेडियो करना सीखा हो, वो आज भी मानते हैं, मिलते हैं, फीडबैक भी देते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सुनी सुनाई है, डायरेक्ट हमारा एक संपर्क रहता है। परेशान है जो भी आकाशवाणी के कर्मचारी हैं, इसलिए कि उनकी तो कहीं चलती भी नहीं है, सारे फरमान ऊपर से आते हैं। और उसके बाद में फिर जिस तरह की प्रोग्रामिंग होती है, मैं उस ज़माने की पैदावार हूँ ऑल इंडिया रेडियो में, जहाँ एक प्रोग्राम अगर आज की तारीख में शाम में ब्रॉडकास्ट होना है और उसकी जगह कोई और प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो गया, तो इस पे कम से कम महीने भर के लिए उस प्रोग्राम ऑफिस की खिंचाई और उससे हमेशा सफाई मांगी जाती थी कि पब्लिश्ड प्रोग्राम की जगह ये कौन सा प्रोग्राम है, क्यों हुआ, क्या हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें थी। अब तो कुछ भी हो जाता है, तो इतना बुरा हाल।
देखिए, एक तो आकाशवाणी, मैंने कहा दूरदर्शन का। वित्तीय दबाव है, दूसरी तरफ से ये भी है कि पर्सनल मैनेजमेंट और पर्सनल का अपॉइंटमेंट ये भी बोर्ड के हाथ में नहीं है। लोग तो रिक्रूट नहीं हो रहे हैं। रिक्रूट सालों से नहीं हुए हैं, जो होते हैं वो कुछ महीनों के लिए, और इसलिए बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग तो नहीं आते हैं। जो बहुत अच्छे लोग थे वो सब एक एक करके धीरे धीरे विदा हो गए, और प्राइवेट चैनल्स में जितने भी बड़े नाम उभरे हैं आज जो अधेड़ उम्र के हैं, वो सब के सब दूरदर्शन की खराद से तैयार किए गए हैं, ऑल इंडिया रेडियो की खराद से तैयार किए गए। हिंदी के कितने बड़े साहित्यकार ऑल इंडिया रेडियो की खराद से तैयार हुए हैं, उसी से उनका नाम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं कि आप अगर पर्सनल नहीं हैं, एक एक करके 2010 में जिस साल मैं रिटायर हुई, उससे एक साल पहले जो ओरिजिनल लोग रखे गए थे वो सब सुपरएनुएट एक साथ कर गए। सबकी उम्र 60 की हुई और वो सुपरएनुएट कर गए। तो एक भयावह शून्य पैदा हो गया कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जिसे कहते हैं वो रातों रात चली गई। आप जानते हैं हर बड़े संस्थान में पुराना जो स्टाफ होता है वो आने वालों को तैयार करता है। बहुत ही प्यारी बात कह रही हैं आप। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ऑल इंडिया रेडियो की वो गजब की है। वो उस जमाने के जब पतरस बुखारी होते थे, वो उस जमाने के जो फील्ड डायरेक्टर जनरल होते थे, वो उस जमाने की है जब भी एक दूसरे बुखारी थे, जेड बुखारी, वो चले गए, वो भी काम करते थे। उस जमाने की जब मंटो और कृष्ण चंद्र और इस्मत चुगताई और उपेंद्र आतश, ये सब लोग ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम करते थे। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी आती है। आखिरी उसकी जो सबसे मुझे अभी भी उनका नाम याद आता है, कमलिनी दत्त थी, कुंवर दत्त की पत्नी। मेरी इतनी प्रिय मित्र तो क्या ही कहूँ, मुझसे थोड़ी बड़ी थी उम्र में, लेकिन बहुत ही प्रिय थी। और वो हमेशा बेचारी आकर के, वो रिटायर होने वाली थी और उनको भीषण तकलीफ थी आर्थराइटिस की। डॉक्टर्स ने उनसे कहा था कि उनको चलने, वो नृत्यांगना हुआ करती थी काफ़ी अच्छी, लेकिन उनको नाच छोड़ना पड़ा। फिर वो दूरदर्शन की जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स थी उसके ऊपर एक नागिन की तरह कुंडली मार के बैठी रहती थी, छूने नहीं देती थी किसी को। बार बार आके उन्होंने कहा, मृणाल जी आपके रहते अगर ये डिजिटाइज हो जाए तो हो जाए, ये सारा का सारा पुराना ख़जाना नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको स्पेशली वो करना पड़ेगा, संरक्षित करना पड़ेगा। फिर बोर्ड गया मंत्रालय के पास कि साहब इसको डिजिटाइज करवाइए। उन्होंने कहा जरूर कराएंगे, लेकिन डिजिटाइज हमारे इंजीनियर करेंगे। उन इंजीनियर्स ने कहा कि ये जिन मशीन्स पर डिजिटाइज होंगे वो हम नहीं हैंडल कर सकते। तो हमने कहा ठीक है, डिजिटाइज करने वालों को बाहर से बुला लेंगे, पुरानी मशीनों के जानकार आप लोग हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर लीकेज का डर है कि लीकेज हो जाएगी। तो मैंने ये कि हर काट की प्रत्युत्तर में काट ब्यूरोक्रेसी निकाल ही लेती है। और अभी भी पता नहीं वो ख़जाना डिजिटाइज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसमें अद्भुत चीज़ें हैं। मैंने 1920 से लेके बापू की भाषण से लेकर के और आज तक की इतनी अद्भुत चीज़ें उसमें संकलित हैं। लेकिन जो नॉन डिजिटाइज्ड चीज़ें हैं, बल्कि वो मंगवाई गई तो ट्रकों में भर भर के सारे जितने भी इनके स्टेशंस थे वहाँ से मंगवाई गई। दिल्ली में सीरी फोर्ट के पास एक बड़ा सा इनको ऑफिस दिया गया था, वहाँ पर वो संकलित हैं, भगवान जाने किस हालत में हैं। तो कमलिनी और मैं बैठ करके इस बात पर बहुत झींका करते थे कि किस तरह से इसको निकलवाएं। हरचंद हम दोनों ने मिलकर कोशिश की। बोर्ड पूरी तरह हमारे पक्ष में था, और उस वक्त जो बोर्ड के वो थे, जो सचिव थे, एडिशनल सचिव, वो भी हमारे पक्ष में थे। लेकिन अंगद का पाँव अपनी जगह से हिला नहीं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल यहाँ पे जानना चाहता हूँ। आमतौर पे किसी भी इंटरव्यूअर का कोई आखिरी सवाल होता ही नहीं है, और सिखाया जाता है कि कभी ये मत कहो कि आखिरी सवाल है। वो आखिरी सवाल इसलिए कहा जाता है कि जो सामने बैठा है वो बार बार घड़ी ना देखे। इसलिए मैंने कहा कि आखिरी सवाल है। वो ये है कि एक बड़ी तादाद में लोग आज भी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज कर रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स खुल गए हैं, और उनके दिमाग में तरह तरह के एंकर्स के चेहरे आते हैं कि हम वो बनना चाहते हैं, ऐसे पहुंचना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और ग्लैमर है बहुत ज़्यादा। मैं खुद एक यूनिवर्सिटी में कुछ अरसे डीन रहा, प्रोफेसर रहा, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का। और आमतौर पे देखा जाता है कि बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए आते हैं। मुझे आज की तारीख में, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे लगता है मैं उनसे क्या कहूँ कि वो इस तरफ आए या ना आए।
बोले है क्या यहाँ पे। कई बार मैं सिनिकल होकर सोचने लगता हूँ थोड़ा सा। मेरे ख्याल में सिनिसिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात बदलती रहती है, जमाना बदलता रहता है। मैं सोचती हूँ आए और फिर अपनी राह खुद बनाए। क्या सोच के आए? ये सोच के आए कि हमें कम्युनिकेट करना है। ये पैशन मुझे जिसमें दिख जाता है तो मैं तो बिल्कुल उसको गले लगा लूं। अच्छी बात करें हम, क्योंकि ये पैशन अगर हो कि हम लोगों तक बात पहुंचाएं, ये आत्मा है इस मीडियम, चाहे मीडियम कुछ भी हो जाए, चाहे डिजिटल हो, नॉन डिजिटल हो, प्रिंट हो या जो भी हो, लेकिन अगर लोगों तक आप एक बढ़िया नैरेटिव रच के एक सुंदर और ज़रूरी बात पहुंचा सकते हैं, ये ताकत आपको भगवान ने दी हुई है और उसको आपने प्रोफेशनली मांझा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है नाम होने से। लेकिन ये ज़रूर है कि इसके लिए धीरज बहुत चाहिए और हर तरह के अलल टप्पू लोगों से सामना होगा, हर तरह की राजनीतिक प्रताड़ना सहनी पड़ेगी, हर तरह की अड़ंगी लगेंगी। लेकिन वो फिर मैं सोचती हूँ किस जॉब में नहीं लगते। मैं म्यूजिशियन से बात करती हूँ, पुराने उस्तादों से मैंने बहुत बातचीत की है। उनके ज़माने में भी यही होता था कि 8 उस्तादों के पास गए इधर उधर, आखिर में लौ लग गई तो फिर वहीं बैठ कर के सीखा। और जब 46 साल की उम्र में उस्ताद ने पहली बार पीठ ठोक के कहा कि बेटा इस बार पहला सा तुम लगाओ, तो फिर उनका दिल बाव बाव हो गया और पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये हर कला, और इसको मीडिया को मैं एक तरह से कला का ही एक स्वरूप मानती हूँ, क्योंकि इसका बीज आपके अंदर होता है और ये बीज आपको नाचत नर मरकट की नाई आपको नचाता है और कैसी ही भी स्थितियों कुछ भी हो आप लगे रहते हैं। तो डिसइंसेंटिव्स तो हैं किस महत्वपूर्ण, लेकिन आइए और इसलिए अगर पैशन सच्चा है तो आइए, जरूर आइए। मैं तो एक बात और कहता हूँ, अगर आप इस सीन को बदलना चाहते हैं तो भी आइए। हाँ, है ना, सीन को बदलना चाहते हैं तो आइए, और अगर सीन को बिल्कुल ही मिटा करके एक नई तरह की बाबत पैदा करना चाहते हैं तब भी आइए, आपका स्वागत है। किसी खास प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? मैं आजकल अपनी जितनी भी मेरी मालूमात हैं मीडिया के बारे में, संगीत के बारे में, लोगों के बारे में, परिवार के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में, वो सब संकलित कर रही हूँ। और बहुत बड़ा पुलिंदा एक बन गया है मेरे पास, ओवर एम्बिशियस। और उसमें फिर मैंने ये पाया कि एक बड़ा हाथ इस बात का भी रहा है कि हम लोग माइग्रेंट लोग हैं। हिंदुस्तान में हम ये स्वीकार नहीं करते हैं कि हम लोग एक ही जगह के, हम कहाँ के रहने वाले, हम पहाड़ के रहने वाले। जी नहीं, हम सब मूलतः माइग्रेंट्स हैं, कहीं न कहीं से आए हैं। मूल निवासी तो सिर्फ वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो हैं। हम सब बाहर से कहीं न कहीं आए हैं, हमने कब्ज़ा किया है, ज़मीनों पर हक जताया है, वहाँ जोता है, बादशाहों की, राजाओं की नौकरी की है, तलवे भी चाटे हैं, सिर भी काटे हैं, सेनाओं में भी हमने लड़ाई की है। लेकिन इस सब के बीच में औरतों का कोई जिक्र कुछ नहीं करता है कि ये औरतें भी तो कहीं आई ही होंगी, तभी तो आपकी कौम बढ़ी, तभी तो आपकी नस्लें फली फूली। ये औरतें कहाँ से आईं? औरतें आईं तो अपनी तरह से 20 तरह की भाषाएं लाई होंगी। वो भाषाएं कैसी थीं, कैसी गढ़ी गई? और हमारे जो पुरखे थे वो कोंकण से आए थे। कोंकण से, महाराष्ट्र से आप तीर्थ करने के लिए आए बद्रीनाथ और पिथौरागढ़ के पास चंपावत वैली में रुक गए। अरविंद के पुरखे जो थे वो सरयू पारीन ब्राह्मण थे, वो सरयू पार करके इधर आए तीर्थाटन करने। उनको हिमालय बहुत भाया, मीमांसाकार थे, उन्होंने कहा यहीं बैठ के पाठशाला खोल के बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन उनकी औरतें भी तो साथ में आई होंगी, तो वो कहाँ गई? वो भाषा क्या हुई? हमारी जो ओरिजिनल भाषा थी वो क्यों नहीं बोलते हैं? कब से ये मिला? तो ये मैं ट्रेस कर रही हूँ। तो मुझे इसमें बहुत सारे तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं कि जो हम मीडिया भी बनाते हैं, ये मीडिया माइग्रेंट्स का मीडिया है, क्योंकि इतनी तरह की जातीय स्मृतियाँ, इतनी तरह की भाषाएं, इतनी तरह के कहा जाए अड़चने, हिचकिचाहटें, पुराने गुस्से और पुरानी खुशियाँ इसमें शुमार हैं, और वो हमारी मीडिया में दिखती ही दिखती हैं। तो इसको क्या संस्मरण के रूप में मेमोआ? कुछ संस्मरण, कुछ हाँ, संस्मरण भी ठीक नहीं होगा कहना, क्योंकि अब लेखिका हूँ तो मन चोरी करता है, तो कई बार यू रीअरेंज थिंग्स विदाउट रियलाइजिंग। आप उसको फिर से नई तरह से जैसे आपको सूट करता है वैसे कर देते हैं। तो मैं 100% संस्मरण भी नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अपने युग को एक तरह से
वेद व्यास की तरह तटस्थ होकर द्वीप में, निर्जन द्वीप में बैठ के देख रही हूँ। मृणाल पांडे, आप इस वक्त सिनेंक के स्टूडियो में हैं और लंदन वार्ता प्रोग्राम में हम ये पॉडकास्ट आपके साथ में कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत दिलचस्प बात यह है कि लंदन में बाहर है, गर्मी है और आप इस वक्त लंदन में हैं। हम लोग आमने सामने बात कर सकते हैं। सोचिए कोविड के बाद से ये सारी चीज़ कितनी मुश्किल से होगी। दुर्लभ है। मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है जब मैं ऑनलाइन के अलावा आमने सामने बैठकर इंटरव्यू करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते।